नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। एक शब्द हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को परीक्षण। आखिर ये होता क्या है? तो आइए विस्तार से बताते हैं आपको। सबसे पहले पॉलीग्राफ परीक्षण के बारे में। दरअसल पॉलीग्राफ परीक्षण इस धारणा पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस स्थिति में उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं किसी सामान्य स्थिति में उत्पन्न होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं से बिल्कुल अलग होती हैं। अब इस प्रक्रिया के दौरान कार्डियो कफ या सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जैसे अत्याधुनिक उपकरण व्यक्ति के शरीर पर जोड़े जाते हैं और इसके माध्यम से रक्तचाप, स्पंदन, श्वसन, पसीने की ग्रंथि में परिवर्तन और रक्त प्रवाह आदि को मापा जाता है। साथ ही इस दौरान उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस प्रक्रिया के दौरान जो व्यक्ति होता है उसकी प्रत्येक शारीरिक प्रतिक्रिया को कुछ संख्यात्मक मूल्य दिया जाता है ताकि आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब पॉलीग्राफ जो परीक्षण होता है इसका एक इतिहास भी है, इसकी एक हिस्ट्री भी है। उसके बारे में हम आपको अपडेट करें कि जानकारों का मानना है कि इस प्रकार का पहला परीक्षण 19वीं सदी में इतालवी यानी कि इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट सेसारे लोम्ब्रेसो द्वारा किया गया था। अब उन्होंने पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्धों के रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर में बदलाव को मापने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया था। अब इसी प्रकार के जो उपकरण थे वो बाद में वर्ष 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मार्स्टन और वर्ष 1921 में कैलिफोर्निया के पुलिस अधिकारी जॉन लार्सेन द्वारा भी बनाए गए थे। तो पॉलीग्राफ टेस्ट से पता किया जाता है कि कितना सच बोल रहा है इंसान या कितना झूठ बोल रहा है। इसी तरीके से दूसरा है नार्को परीक्षण। नार्को परीक्षण है वो पॉलीग्राफ परीक्षण के विपरीत। नार्को परीक्षण में व्यक्ति को सोडियम पोटेंथल, ऐसी एक दवा होती है सोडियम पोथेंथल, अब इस दवा का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वह व्यक्ति कृत्रिम निद्रा अवस्था में या कह लें कि हल्की बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है। अब जिस व्यक्ति पर इसका परीक्षण किया जाता है उसकी काल्पनिक जो शक्ति होती है यानी कल्पना शक्ति तटस्थ अथवा बेअसर हो जाती है, यानी वो कल्पना नहीं कर सकता है और उससे सही सूचना प्राप्त करने या जानकारी प्राप्त करने की पूरी उम्मीद की जाती है। यानी कि वो कल्पना नहीं कर सकता, उससे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो सच ही बताएगा। अब हाल के कुछ वर्षों में अब जो जानकार हैं उनके हिसाब से नार्को शब्द ग्रीक शब्द नार्के, जिसका अर्थ होता है बेहोशी अथवा उदासीनता, यहाँ से लिया गया है और इसका उपयोग एक नैदानिक और मनोचिकित्सा तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। अब इस प्रकार के परीक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम 1922 में हुई थी जब टेक्सास अमेरिका का एक प्रांत है जो कि वहाँ एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ रॉबर्ट हाउस ने 2 कैदियों के परीक्षण हेतु नशीली दवाओं का प्रयोग किया था। इसके अलावा एक जो तीसरी तकनीक होती है वो होती है ब्रेन मैपिंग की। अब जो ब्रेन मैपिंग है या इसको हम ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट भी कहते हैं, ये 1995 में अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस फॉरवेल ने अपने नाम से ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, जिसे ब्रेन मैपिंग भी कहते हैं, पेटेंट करवाया था। मानव मस्तिष्क यानी इंसान के सभी ज्ञानों की जानकारी, अनुभव, भावनाओं एवं समस्त जानकारी का केंद्र होता है। जब भी हम कोई दृश्य देखते हैं तो उसके बारे में सारी चीज़ व जानकारी हमारे मस्तिष्क में रिकॉर्ड हो जाती है या कह लें संग्रहित हो जाती है। अब जब भी हम उस दृश्य को दोबारा देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसको देखने के स्वाभाविक रूप से तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में हम इन्हीं तरंगों को एक सेंसर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब आरोपी से घटना से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो सारी चीज़ें दोबारा से उसके दिमाग में आने लगती हैं और इन्हीं साक्ष्यों के मिलान होने पर P300 टाइप की तरंगें निकलती हैं। अब इसमें 2 तरह की तकनीक का उपयोग किया जाता है। पहला जो तकनीक होती है वो कहलाती है EEG यानी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। अब इसकी मदद से दिमाग को सामान्य और असामान्य स्थितियों का पता लगाया जाता है। इसमें संबंधित व्यक्ति के सिर पर इलेक्ट्रोड की रॉड लगाई जाती है।
अब इस रॉड की सहायता से दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल हरकत को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग में वो कितनी इलेक्ट्रिकल हरकत कर रहे हैं ये रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा जो चीज है वो है ERP यानी कि इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल। अब इसके द्वारा संबंधित व्यक्ति के दिमाग की गति को मापा जाता है और इसी से तय होता है कि व्यक्ति का दिमाग इस समय उस घटना से संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर क्या वर्क कर रहा है, वो कितना काम कर रहा है। अब भारतीय संविधान जो है उसके हिसाब से पॉलीग्राफ तथा नार्को परीक्षण क्या है ये हम आपको बताएं कि भारत में पॉलीग्राफ और नार्को परीक्षण से संबंधित कानूनों को समझने के लिए हम संविधान के अनुच्छेद 20/3 का विश्लेषण कर सकते हैं। संविधान के जो अनुच्छेद हैं 20/3 इसके अनुसार किसी अपराध के लिए संदिग्ध किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब इस प्रकार के संविधान के अनुच्छेद के तहत मुख्य 3 घटक हैं। पहला घटक है कि यह किसी अभियुक्त से संबंधित अधिकार है। दूसरा, यह गवाह बनने की विवशता के विरुद्ध संरक्षण भी प्रदान करता है। उसके बाद ये ऐसी विवशता के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ सबूत पेश करने पड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें वर्ष 2010 के सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के, तो बाद में सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने अपने निर्णय में भी ये कहा था कि अभियुक्त की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें अभियुक्त की सहमति बहुत ज़रूरी है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि जो लोग स्वैच्छिक रूप से इस प्रकार के परीक्षण का विकल्प चुनते हैं उन्हें उनके वकील से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए और वकील तथा पुलिस प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति को इस प्रकार के परीक्षण के सभी शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थ के बारे में समझाया भी जाना चाहिए। तो हमारा संविधान बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है कि जब तक अभियुक्त की मर्जी नहीं होगी तब तक हम इस प्रकार का टेस्ट नहीं कर सकते हैं और वकील की सहमति भी इसमें ले सकता है अभियुक्त। अब सर्वोच्च न्यायालय की जो 3 सदस्यीय पीठ थी इसने वर्ष 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रशासन संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को भी कहा था। अब लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रशासन संबंधी जो दिशा निर्देश हैं उनके हिसाब से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2000 में प्रकाशित एक लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रशासन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार अभियुक्तों की सहमति के बिना कोई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कराया जाना चाहिए। साथ ही साथ अभियुक्त को भी यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह परीक्षण करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता, जैसा हमने आपको पहले ही बताया इस बारे में। अब यदि अभियुक्त अथवा आरोपी स्वैच्छिक रूप से परीक्षण का चुनाव करता है तो उसे उसके वकील तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए और पुलिस तथा वकील का दायित्व है कि वो अभियुक्त को इस तरह के परीक्षण के जितने भी इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो बताने चाहिए। इससे आपके शरीर पे क्या प्रभाव हो सकता है, आपकी सोच पर क्या प्रभाव हो सकता है, क्योंकि ये सोच को मापने का एक तरीका है। अब परीक्षण के संबंध में अभियुक्तों की सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज की जानी चाहिए, इसमें यह भी प्रावधान है। साथ ही मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के दौरान अभियुक्त का प्रतिनिधित्व विधिवत रूप से एक वकील द्वारा ही किया जाना चाहिए, यानी कि जो अभियुक्त का वकील होगा वो इस पर अपनी सहमति दर्शाएगा। अब परीक्षण के दौरान जो अभियुक्त द्वारा किए गए बयान को इकबालिया बयान नहीं माना जाएगा, यानी कि परीक्षण टेस्ट चाहे जैसा हो जाए इसके साथ आपको सबूत जुटाने होंगे, केवल इसके आधार पर आप किसी को दोषी करार नहीं दे सकते। और लाई डिटेक्टर टेस्ट को किसी एक स्वतंत्र एजेंसी जैसे अस्पताल द्वारा अभियुक्त के वकील की उपस्थिति में कराया जाना चाहिए। अब अभियुक्त के अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं उनका परीक्षण के बारे में क्या कहता है कोर्ट, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य ने बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में अपने आदेश में कहा था कि किसी भी व्यक्ति को जबरन इस प्रकार के परीक्षण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, चाहे वह आपराधिक मामले की जांच के संदर्भ में हो अथवा किसी अन्य स्थिति में हो।
अब इस प्रकार न्यायालय ने अपने निर्णय में परीक्षण के लिए सहमति की आवश्यकता के सिद्धांत के दायरे को अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य लोगों जैसे गवाहों, पीड़ितों तथा परिवार वालों आदि तक विस्तृत कर दिया था। यानी कि चाहे कोई गवाह हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे पीड़ित का परिवार हो, चाहे आरोपी का परिवार हो, सब पर यही धारा लागू होगी। अब न्यायालय ने यह भी कहा था कि किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसे इस प्रकार के परीक्षण के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल देने जैसा है। यानी कि भारत का कानून बहुत सारी चीजें आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में मुहैया कराता है। अब 3 सदस्यीय जो पीठ थी उसके मुताबिक यद्यपि महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म संबंधी अपराधों होते हैं उनके मामलों में तेजी लाने की आवश्यकता है, किंतु इसके बावजूद पीड़िता को जबरन परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसकी मानसिक गोपनीयता में अनुचित हस्तक्षेप होगा। व्यक्ति द्वारा परीक्षणों के लिए दी गई सहमति अथवा इनकार करना उसके निर्दोष होने अथवा अपराधी होने को प्रतिबिंबित नहीं करता। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपनी सहमति नहीं दे रहा है तो इससे सिर्फ ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो अपराधी है। बीते वर्ष जुलाई माह में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को मारने वाले ट्रक ड्राइवर और हेल्पर का इस प्रकार से परीक्षण कराए जाने की मांग की थी। मैं आपको बता दें कि यहाँ मामला कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा हुआ था, जो कि इस केस में सजा काट रहे हैं और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब सीबीआई ने ही पंजाब नेशनल बैंक के कथित धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी के परीक्षण की भी मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने अभियुक्त की सहमति न होने की स्थिति में यह याचिका भी खारिज कर दी थी। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो इस तरीके का टेस्ट कराता है या नहीं कराता है, लेकिन जांच एजेंसियों का ऐसा मानना है कि अगर ऐसी जांच की उनको अनुमति दी जाती है तो ये बहुत कई रूप से उनके मददगार होती है और सबूत जुटाने में मदद करती है। जो प्रस्तुत जो पोस्ट है जो हमने आपको यहाँ पर दिखाई है, इसके लिए आभार है निखिलेश मिश्रा जी को, और प्रस्तुत पोस्ट हेतु 1 से अधिक संदर्भों का यथास्थान उपयोग किया गया है। तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।